So sir, we are live now. Okay. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधीशा। तो बात चाहे अपराधी को पकड़ने की हो या फिर अपनों को पहचानने की, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हर फील्ड में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। और क्योंकि ये एक साइंस बेस्ड फील्ड है, इसलिए और क्योंकि ये एक पूरी तरह से साइंस बेस्ड फील्ड है, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि इसकी कुछ बातों पर बहुत गौर किया जाए और उसे अच्छे से समझा जाए। तो उन्हीं बातों को और भी अच्छे से समझने और जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा के प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा सर। सर एक प्रोफेसर होने के साथ साथ एक फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और अपना समय निकालकर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद निधि, आपने मुझे जो है ऐसा मौका दिया कि मैं अपनी बातें जो है एक मंच पर रख पाऊँ। थैंक यू। तो अगर हम सर के अनुभव की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद टाइम भी कम पड़ जाएगा हमारे पास, इसलिए हम आपको बहुत शॉर्टली सर का परिचय दे देते हैं। तो सर सर ने इससे पहले नेपाल के एक इंस्टीट्यूट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी सर्व किया हुआ है। सर को फॉरेंसिक साइंस में पीएचडी की डिग्री भी हासिल है और सर इसके अलावा रिसर्च और जर्नल्स पर भी काम करते हैं। तो अब आप सभी का ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधा सर से बात करते हैं और उनके अनुभवों के बारे में जानते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर फॉरेंसिक साइंस है क्या। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपका रुझान इस फील्ड की तरफ कब हुआ, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, आपको कब लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, जब मैं 7th क्लास में था तो ये मन में होता था कि या तो मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं या फिर साइंटिस्ट। तो जब मैं साइंस पढ़ने लगा तो उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और बीएससी फाइनल ईयर में मैंने एक आर्टिकल, कुछ नोट्स पढ़ रहे थे जिसमें डॉक्टर लालजी सिंह के बारे में पढ़ा और जाना कि वो इंडिया के ही इज नोन एज इंडियन डीएनए फिंगर फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। उन्होंने एक स्नेक पे जो है उसके जेनेटिक पैटर्न पे काम किया था। तो वहां से मुझे आइडिया था। फिर मैं एमएससी में जब एडमिशन लेने लगा तो इसके कारण मैं बायोटेक न लेके मैंने फॉरेंसिक साइंस लिया। फिर मैंने एमएससी फॉरेंसिक साइंस किया। उसके बाद मेरा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी मैंने पास किया 2007 में। उसके बाद मैं एज ए लेक्चरर जो है नेपाल में ज्वाइन किया फॉरेंसिक मेडिसिन, काठमांडू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा नेशनल मेडिकल कॉलेज में। फिर वहाँ पे प्रमोट भी हुआ एसोसिएट प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ड्यूरिंग दिस पीरियड हमने छुट्टी लेके जो है अपना पीएचडी भी कंप्लीट किया फॉरेंसिक साइंस में, जिसमें एमएससी में मेरा स्पेशलाइजेशन था डीएनए प्रोफाइलिंग और पीएचडी में था टॉक्सिकोलॉजी। और लास्ट 13-14 साल से मैं इस फील्ड में टीचिंग, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा हूँ। एंड आल्सो आई एम गिविंग द रिपोर्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ डिफरेंट कोर्स अंडर सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट। शुक्रिया सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप 13 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बल्कि अब तो आपको ज्यादा ही समय होने वाला है। तो सर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए इस फील्ड में क्या रहता है? देखिए, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट जनरली जिसको फॉरेंसिक साइंस का नॉलेज हो, और फॉरेंसिक साइंस जो है एप्लीकेशन है साइंस और टेक्नोलॉजी का, जिसके बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में कर पाते हैं और हम क्रिमिनल को जो है पकड़ पाते हैं, कैच कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न। और इसमें जो चैलेंजिंग रहा, इसमें ये रहा कि हम ट्रेस जो सबस्टेंसेज हैं, ट्रेस सबस्टेंसेज जो क्राइम सीन पे थोड़ा सा ब्लड मिला, सीमेन मिला या हेयर मिला, तो उससे हम किस तरह से जो है साइंटिफिक एनालिसिस कर पाएंगे, ये चैलेंजिंग रहा। और यदि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसमें हम किस वे से इन्वेस्टिगेशन करें। कभी कभी काफ़ी पेचीदे केस होते हैं तो उसमें हम उसमें भी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करके हम तह तक जाते हैं और पता कर पाते हैं। तो ये चैलेंजिंग रहा कि कम
फिजिकल एविडेंस में कम सैंपल से हम किस तरह से डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे, किस तरह से इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और यदि बंदूक का कुछ टुकड़ा मिला बंदूक कारतूस का, तो उससे कैसे हम रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे कि ये बंदूक कौन सा है। तो ये सब चैलेंजिंग टास्क है। फॉरेंसिक साइंस ही चैलेंज का जो है दूसरा नाम है। जी सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हम भी जब पढ़ते हैं तो उसी में यही आता है कि फॉरेंसिक साइंस मतलब आपको एकदम रुझान होना चाहिए। किसी भी बात की जड़ तक जाने के लिए आप में वो अंदर से होनी चाहिए कि हाँ आप कर पाए तभी आप इस फील्ड में जाएं। सर ऐसा माना बिल्कुल जाता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इससे? बिल्कुल, आप बिल्कुल इसमें जो है डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, और इसमें अपना रुझान होना चाहिए। जी रुझान होना चाहिए कि हमें ट्रुथ देना है, हमें सच्चाई देनी है समाज को, हमें विक्टिम को सच्चाई तक पहुंचाना है, सच्चाई देनी है, और प्रॉपर अपना रोल प्ले करते हुए हमें न्याय न्याय के लिए सपोर्ट करना है। हिंदी में फॉरेंसिक साइंस को हम न्याय सहायक विज्ञान भी बोलते हैं, जी सर। न्यायालिक विज्ञान भी बोलते हैं, विधि विज्ञान भी बोलते हैं। मीन्स दो साइंस मीन्स दिस साइंस गोइंग टू हेल्प for the purpose of the justice. Okay, means giving the truth, giving the justice for a common person. ओके सर। तो सर आपने एक फॉरेंसिक साइंस को अगर हम कहें तो बहुत ही सिंपलर टर्म्स में हमें समझा दिया है। तो सर अभी आपने जैसे क्रिमिनल स्टोरीज की बात की थी तो उसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल ये है कि सर जैसे आप बहुत स्टोरीज पे काम करते होंगे, बहुत सी ऐसी स्टोरीज या डाटा आपके पास आता होगा, तो सर बहुत सी ऐसी मतलब बहुत तो नहीं लेकिन एक दो शायद ऐसी स्टोरीज आ जाती होंगी आपके पास जिसे आप शायद देखकर लगता होगा कि हाँ आपका दिल सा दहलने लगता होगा, एक तरीके से कहें तो इतनी ज्यादा भयावह स्टोरीज एक तरीके से कह सकते हैं। तो सर आप उस वक्त अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? मतलब आपका क्या इमोशनल बैलेंस आपका कैसा है? देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें इमोशनल बैलेंस रखना चाहिए, एंड एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फॉरेंसिक प्रोफेशनल, हमें डिफरेंट टाइप्स के जो है केसेस मिलते हैं, जो केवल नेचुरल तो होते नहीं, अननेचुरल होते हैं, जिसमें सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल्स हो सकता है, नॉर्मल लिगेचर मार्क्स हो सकता है, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के केसेस हो सकते हैं। वहाँ पे पूरा ही स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ होता है, और मेनी टाइम जब हम स्टूडेंट्स को ऑटोप्सी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं मार्चुरी हाउस में, तो वहाँ भी काफ़ी जो है डेड बॉडी काफ़ी ओल्ड होता है, तो वो भी काफ़ी जो है स्मेल करता है। और ऐसे केसेस आते हैं कि कभी-कभी बच्चे जो है हमारे बेहोश हो जाते हैं। मैंने देखा है 1-2 फीमेल स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, हमारा टास्क है, तो हमारे लिए कुछ भी टफ नहीं लगता, और हम एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट अच्छा बुरा जो भी होता है उसके हर एंगल्स को सोचते हुए काम करते हैं। और जब कॉल आती है कि ये क्राइम सीन है या ये केस है, तो हमारा अपने आप जो है एक आइडिया, एक आउटलाइन बन जाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, और जी हमारा सर। इमोशनल जो है बैलेंस रहता है। ओके ओके सर। तो सर आपका आपके लिए फॉरेंसिक साइंस में सबसे ज्यादा एक तरीके से बोले तो एक्साइटिंग या सेटिस्फाइंग चीज क्या रहती है? देखिए, एज अ फॉरेंसिक प्रोफेसर एंड एक्सपर्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट, मैं अपने एमएससी के दौरान जो है बीपीआरएनडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट किया था, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट यदि पुलिस का नॉलेज भी रखता है, प्लस मैंने 7 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया एज अ फॉरेंसिक मेडिसिन प्रोफेसर, प्लस जुडिशियरी में भी कोर्ट में जाना, प्लस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का भी एक्सपोजर, तो ये अपने आप में ही जो है ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही बेनिफिटेड है फॉर एनी फॉरेंसिक एक्सपर्ट, कि वो पूरी और सभी बेसिक चीजें जानेंगे और किसी भी चीज को प्रॉपर हैंडल कर सकते हैं। और ये अपने आप में चैलेंजिंग है जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। तो जनरली मैं फॉरेंसिक स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप एक मेजर और माइनर स्पेशलाइजेशन लेके चलिए, जिसमें सबसे ज्यादा दिल आपका लगता है वो काम करिए, वो सब्जेक्ट लीजिए, उसमें एक्सपर्टाइज होइए, और एक सेकेंडरी ऑप्शन भी रखिए। कहने का मतलब, यदि आप फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर बनते हैं तो यू शुड आल्सो नो अबाउट द डिस्कल केसेस रिलेटेड इश्यूज। यदि आप फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एक्सपर्ट हैं तो आपको केमिस्ट्री का आइडिया, मतलब प्रिंसिपल वही है,
टेक्नोलॉजी अलग है, इंस्ट्रूमेंट अलग है, हम उसको यूज करते हैं और जस्टिफाई करते हैं। तो ये अपने आप ओके में फॉरेंसिक साइंस जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके सर। तो सर 12th के बाद अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट फॉरेंसिक साइंस लेना चाहे तो उसके लिए बेटर क्या रहेगा कि वो बायो से कोई डिग्री करे या फॉरेंसिक साइंस से कोई डिग्री करे? और सर इसी के साथ एक और क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या हिंदी मीडियम से भी फॉरेंसिक साइंस करी जा सकती है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। करियर एस्पेक्ट की बात करते हैं तो देखिए, अवेयरनेस पर्पज से 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स या 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स जो है सफिशिएंट है। लेकिन यदि आप कैरियर फॉरेंसिक साइंस में बनाना चाहते हैं तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस अवेलेबल है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस है, पीएचडी फॉरेंसिक साइंस है। इसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हों, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के हों। तो फॉरेंसिक साइंसेज में भी फॉरेंसिक फिजिकल साइंसेज हैं, जहाँ पे ऑडियो वीडियो, फॉरेंसिक फिजिक्स, डॉक्यूमेंट सबकी चीज़ें बताई जाती है। साइबर है, फिंगरप्रिंट्स है। फिर आपका फॉरेंसिक केमिकल साइंसेज में फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, टॉक्सिकोलॉजी है, एक्सप्लोसिव के केसेस हैं। फॉरेंसिक बायोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी आप कर रहे हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग की बात करते हैं, फॉरेंसिक बायोलॉजी, सीरोलॉजी, फॉरेंसिक बॉटनी, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। तो आप कोई भी कोर्स लेके बीएससी कर सकते हैं। फिर एमएससी करके आप लेबोरेटरी में भी जा सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, एसएससी भी दे सकते हैं। और फर्दर या पीएचडी करते हैं तो आप फॉरेंसिक प्रोफेसर भी बन सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, या फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ही अच्छे पद पे आप, अच्छे रैंकिंग वाले साइंटिस्ट पद पे आप जा सकते हैं। और जहाँ तक हिंदी मीडियम की बात है तो जनरली हायर एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हम रखते हैं। हिंदी मीडियम में आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आपको हिंदी की जानकारी पड़ती है। यदि हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो कोई डॉक्यूमेंट आया, सुसाइड नोट आया, तो हिंदी में आएगी, तो हिंदी की जानकारी चाहिए। लेकिन जो पढ़ाई है हमारा इंग्लिश मीडियम से है। हाँ, पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स में भी हिंदी में हो सकता है, लेकिन कैरियर के लिए हमें इंग्लिश मीडियम या जो मीडियम गवर्नमेंट जो है शिक्षा देनी चाहे उसमें लेना जरूरी है, क्योंकि ये इंडिया की हम बात कर रहे हैं। फॉरेन में भी इंग्लिश में है, प्लस स्पेन की बात करें तो स्पेनिश में भी हो सकता है कुछ फॉरेंसिक कोर्सेज, फ्रेंच में हो सकता है, फ्रांस में। तो ये सब चीजें हैं। तो जनरली हम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज लेते हुए इसकी स्टडी करते हैं, और इसका कैरियर प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया है आने वाले समय में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कुछ बताया। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉरेंसिक साइंस में भी स्कोप काफी है अगर भारत की भी बात करें तो। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है, गृह मंत्रालय ने, कि हर पुलिस स्टेशन पे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए, और कम से कम जो है एमएससी पीएचडी हो, और एक दो जो असिस्टेंट चाहिए उसके, प्लस और स्टाफ चाहिए। तो देखिए, यदि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उस हिसाब से काफ़ी रिक्वायरमेंट है फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट का। और डिफरेंट स्टेट्स में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट भी बनने वाले हैं, बन रहे हैं। तो आने वाला समय अच्छा है, बहुत ही उम्दा समय है। और इन फ्यूचर में भी जैसे बार काउंसिल ऑफ लॉ है, मेडिकल काउंसिल है, उस तरह कुछ फॉरेंसिक काउंसिल भी बने तो आदमी चाहे तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकता है अंडर सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट। क्योंकि जो गवर्नमेंट एक्सपर्ट होते हैं वो सीआरपीसी 293 के तहत करते हैं, लेकिन एज ए फॉर प्राइवेट एक्सपर्ट, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट। और भी बहुत सी नौकरियां हैं, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सीबीआई है, सीआईडी है, उसमें भी मौका मिल सकता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था दिल्ली में जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई थी, जो स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट्स के लिए था। मीन्स यदि बंदा जो है ग्रेजुएशन है और फिंगरप्रिंट्स का नॉलेज है, या बीएससी फॉरेंसिक साइंस है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, तो उनको वेटेज भी मिलता है और उनको काफी फायदा मिलता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर इसी के साथ एक और सवाल ये है, जैसे कि आप सेमिनार्स वगैरह करते होंगे इंस्टीट्यूट्स में, तो सर उसमें आप बच्चों का कितना रुझान देखते हैं फॉरेंसिक साइंस की तरफ? ये बच्चों का रुझान काफी रहता है फॉरेंसिक साइंस में, लेकिन बच्चों का सबसे ज्यादा रुझान होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में।
तो यदि हम फिंगरप्रिंट की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो प्रॉपर केस स्टडीज होनी चाहिए, रियल स्टडीज होनी चाहिए, स्टूडेंट्स का प्रॉपर अटैचमेंट होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, जो एक्सपोज हो सकें रियल केसेस से। तो जितनी भी सेक्शंस हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, जितने भी स्पेशलाइजेशन है, बच्चों को यदि हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इंटरेस्ट लेते हैं, लर्न करते हैं। क्योंकि फॉरेंसिक साइंस या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट यदि केवल थ्योरेटिकल बेस्ड है तो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, जब तक हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात नहीं करते। तो बच्चों का काफी रुझान रहता है और बच्चे काफी इंडिपेंडेंट जो है प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जी सर, अभी एक सवाल है कि सर अगर किसी को फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना है तो उसमें क्या गुण या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर ये अभी एक सवाल आया है अभी। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले जो है ये होना चाहिए, उनका रुझान हो फॉरेंसिक साइंस के प्रति, उसका क्या हानि है, क्या लाभ है, ये सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्या इनकम सोच रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं एमएससी फॉरेंसिक करने के बाद सीडीएम में 2 लाख का पैकेज हमें मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी फील्ड होता है, वो जो शुरुआत में जो है कम सैलरी से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो इंक्रीज करता है। तो इसमें हमें हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन हमारा होना चाहिए, हम ईमानदार होने चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जो है पूरा दारोमदार होता है जस्टिस का। कहीं भी यदि कोई भी कड़ी जो है कमजोर हुई तो प्रॉब्लम होती है। तो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यदि इंग्लिश हिंदी छोड़ के भी 1-2 रीजनल लैंग्वेज है तो, क्योंकि क्राइम सीन पे आपको लोकल लैंग्वेज भी यूज करना पड़ता है। प्लस आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा हो, पकड़ हो कि आप प्रॉब्लम को समझ पाएं, केस हिस्ट्री के बेसिस पे आप गेस कर पाएं कि आपको करना क्या है, आपको लैब में कौन सा टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो प्रॉपर नॉलेज चाहिए। पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, टाइम से जो है जो केसेस हैं प्रायोरिटी बेसिस पे उसको फिनिश करनी चाहिए। और कोर्ट ऑफ लॉ में जो है एज अ एक्सपर्ट विटनेस जो है टाइमली प्रेजेंट होना चाहिए, और जो भी आपने टेस्ट या एनालिसिस किया है उसको प्रॉपर वे में वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये जी सब सर। क्वालिटी होनी चाहिए। एक तरह से वो काफ़ी ऑलराउंडर होता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। तो वो एक वीआईपी आप कहिए, जो जो एक न्याय के प्रति जो उसका रुझान है उसको देना होता है, तो इसके लिए उसको ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ओके सर। सर इसी से, जैसे आपने अभी प्रोफेशन की बात की, तो उसी से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि सर सरकारी और प्राइवेट अगर एरियाज की बात करें तो फॉरेंसिक साइंस का करियर किसमें ज्यादा बेहतर बन सकता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में सर, देखिए, अगर फॉरेंसिक साइंस? अब जिस तरह पॉपुलेशन है इंडिया का, जरूरी नहीं है सबको गवर्नमेंट जॉब ही मिले। जी और गवर्नमेंट भी कहती है कि आप अपना स्टार्टअप करिए और जो है खुद भी अपने जो है वेंचर्स आप खोलिए। तो जी प्राइवेट प्रैक्टिस तो अच्छा है, प्राइवेट जी प्रैक्टिस अच्छा है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ कहता है कि आपका रिपोर्ट जो है एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से हो, जी सर। आईएसओ एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से हो। तो मान लीजिए यदि आप प्राइवेट एक्सपर्ट हैं तो आप फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंट, साइबर, ऑडियो वीडियो कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि अपना लेबोरेटरी है फॉरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी का, आपका सीरोलॉजी, बायोलॉजी का, जो एनएबीएल एक्रेडिटेड है, तो आप प्राइवेट बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सी प्राइवेट लेबोरेटरी जो है एग्जिस्ट कर रही है। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें जॉब पा रहे हैं, अच्छे रैंक मिल रहा है। और गवर्नमेंट से टाई अप भी होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप की बातें भी चल रही हैं इन फ्यूचर। तो इसमें भी फ्यूचर है, और गवर्नमेंट की जॉब है वो भी अच्छा है, उसमें आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज आपका रिपोर्ट जो है अंडर सीआरपीसी 293 के तहत आप सबमिट करते हैं, तो और भी रोल बढ़ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं तो यही कहूँगा, एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आप प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इन बोथ कंडीशन आपके रोल काफ़ी बढ़ जाते हैं। प्राइवेट में आपको सेल्फ डिपेंडेंट और आपको अपना जो है ग्रोथ करते रहना पड़ता है, खुद जाके ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो है एक्सपर्ट्स को जो है डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते रहते हैं, भेजते रहते हैं। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अक्सर ये
क्वेश्चन सर, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो शायद इस फील्ड में नहीं, सभी फील्ड में बच्चों को काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि किसमें ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो शायद अब उनका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि सभी में हार्डवर्क बहुत जरूरी होगा, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में जाए। सर, जैसा कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए एविडेंसेस बहुत मायने रखते हैं, तो सर आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ है जिसमें आपके पास बहुत कम एविडेंसेस आए हो और लेकिन फिर भी आपने वो केस सॉल्व कर दिया हो? देखिए, जहाँ तक बात है तो ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप आई आल्सो सॉल्व मेनी केसेस। होता क्या है, एक प्रॉपर जो है चेन ऑफ कस्टडी होता है फॉरेंसिक साइंस में। यदि एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एज अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, इफ यू आर गोइंग एट द क्राइम सीन, तो फिजिकल एविडेंस को किस तरह से क्रैक करना है, प्रिजर्व करना है, उसको फॉरवर्ड करना है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को। यदि विसरा को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये चीजें होती हैं। हाँ, समटाइम्स यदि जो है कुछ कभी कभी साइबर के केसेस में हार्ड ड्राइव यदि जली हुई है तो उससे एक्सट्रैक्ट करना जो है काफी कठिन होता है। लेकिन ऐसे भी केसेस सॉल्व हुए हैं जो जस्टिफाई हो पाए हैं। कभी कभी क्या होता है, चार्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, उससे हम जो है स्टेटमेंट या कुछ लिखा हुआ आइडेंटिफाई करना होता है, वो चैलेंजिंग होता है। सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में या कोई क्राइम हुआ जहाँ पे ब्लड या सीमेन कम मात्रा में हेयर, तो उससे हम जो है डीएनए प्रोफाइलिंग जो करते हैं, तो ये सब चैलेंजिंग है और होता है। और इसमें सभी, मुझे ही नहीं, सभी एक्सपर्ट इसमें सफल हैं। और फॉरेंसिक तो है ही कम एविडेंस, ट्रेस एविडेंस से जो है रिजल्ट निकालने में माहिर। जी सर। सर, जैसे आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की, तो सर ऐसा माना जाता है कि वो बहुत एक तरीके से कहें तो बहुत बारीकी का काम होता है, उसमें छोटे छोटे एविडेंसेस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो सर ऐसा देखा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक्यूरेसी पर भी कई बार बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं। तो सर ऐसी क्या समस्याएं हैं जो फिलहाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर देखने को मिलती है आपके अकॉर्डिंग सर? आपका कोई देखिए, ऐसा किस्सा हो जिसमें आपको ये ऐसा देखने को मिला हो? ये डीएनए प्रोफाइलिंग के केसेस जनरली डिस्प्यूटेड पैटर्निटी में, डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन, मास डिजास्टर में, और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में। तो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में तो कंपल्सरी है कि उसमें डीएनए प्रोफाइलिंग करवानी ही है। जहाँ तक एक्यूरेसी रेट की बात है, देखिए डीएनए बहुत ही स्पेसिफिक है, 99.9% जो है इसकी एक्यूरेसी रेट है, और इसका रिजल्ट जो है सही आता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। और डीएनए मान्य है कोर्ट ऑफ लॉ में, और ऐसा कोई इशू कभी नहीं हुआ। हाँ, शुरुआती दौर में जब डीएनए प्रोफाइलिंग इस्टेब्लिश हो रहा था 80 और 90 के दशक में, तो ये सब प्रॉब्लम आती थी, लेकिन साइंस जो कहता है उसको कोई काट नहीं सकता। और हम जानते हैं कि जो है हम आई फाइलर वाई फाइलर की बात करते हैं, तो क्या होता है, 50% ट्रैक्ट जो है मदर से, 50% फादर से आते हैं। तो जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो चीज़ें मैचिंग होती है, एलेलिक डिस्ट्रीब्यूशन यदि प्रॉपर वे में है, उससे हम मैच कर लेते हैं कि ये मिल रहा है, भला जो विक्टिम है वो मिसिंग चाइल्ड है, वो रेस्पेक्टेड पर्सन का है, फादर ये है, मदर ये है। या वाई फाइलर के केसेस में भी हम डिस्प्यूटेड पैटर्निटी में, डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन में, या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में भी, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक बार एक केस आया था जब मैं इंटर्नशिप में था, अटैचमेंट पे था, कि उसमें सेक्सुअल असॉल्ट का केस था, और हम एक्सट्रैक्शन के बाद जो है प्रॉपर उस चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। लेकिन जो वाई फाइलर था, वाई फाइलर मीन्स वाई क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम जनरली मेल के पास ही होता है, तो वो जो विक्टिम का क्लॉथ था वहां से वाई क्रोमोजोम हम डिटेक्ट किए, और जो कल्प्रिट था, जो सस्पेक्टेड पर्सन था, तो उससे इस्टेब्लिश हुआ कि फला पर्सन जो पर्सन था वो जो है कल्प्रिट है, वहां पे वो जस्टिफाई हो गया वाई फाइलर से, आई फाइलर से नहीं आया। तो ऐसे चैलेंजिंग जो है टास्क होते हैं, ऑडियो वीडियो के भी केसेस में होते हैं, उसमें प्रॉपर ये क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हम चीज़ें और अच्छे से और बारीकी से कर पाते हैं। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को प्रॉपर ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए, और प्रॉपर स्टडी भी करना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस की।
जी सर, ये तो सर आपने बिल्कुल सही कहा कि टाइम के साथ अनुभव बढ़ता है और अनुभव के साथ ही चीजें सीखी भी जाती हैं और सीखने को भी मिलती हैं। तो जी। सर आपको इतना साल हो गया है ये इस फील्ड में, तो सर आपका कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहें जिसमें जो आपके लिए यादगार रहा हो, जो आप सभी के साथ हमेशा अगर कभी सेमिनार करें वो शेयर करना चाहें वो किस्सा या शेयर करते हो? फॉरेंसिक में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, एकेडमिक तो हम बात करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी नहीं होता है कि शेयर ही किया जाए। लेकिन हाँ, फॉरेंसिक में एक चीज़ है, किसी पर्सन ने यदि क्लेम किया कि हाँ, कि उसके 4 चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन हैं और उसमें चौथे वाले चिल्ड्रन में जो है मुझे शक है कि मेरा बच्चा नहीं है। जी तो सैंपल एज़ अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हम चारों बच्चों का लेंगे, उसका भी लेंगे और उसकी पत्नी का भी लेंगे। लेकिन होता क्या है कि चौथा बच्चा तो उसी का रहता है, लेकिन तीसरा बच्चा का जो डीएनए पैटर्न है उससे मैच नहीं खाता है। लेकिन हम जितना हमें पूछा जाता है हम उतना ही बताते हैं। हम ये नहीं बताते हैं कि 4 में कितनी मैचिंग है कितनी नहीं। हम वही बताते हैं चौथा बच्चा आपका ही है और उसका जो है परिवार टूटने से बचा रहता है। जी सर। जी सर, सर आपका शुक्रिया। सर जैसे आपने बताया कि बहुत बार ऐसे एविडेंसेस होते हैं, तो सर ऐसे बहुत से केसेस होते होंगे जिसमें आपको कोर्ट भी जाना पड़ता होगा, वहां पे भी आपको ये प्रूफ करना होता होगा या अपने एविडेंसेस देने होते होंगे। तो सर आप कितना कंफर्टेबल है उस चीज को लेकर कोर्ट में, क्या आप जाने के लिए सहज महसूस करते हैं अपने आप को? देखिए, जब शुरुआती केसों में हम गए एज अ प्राइवेट विटनेस तो नया अनुभव था और काफ़ी देर तक जो है क्लास एग्जामिनेशन और सब चीज़ें चलती हैं। तो उसमें यही है कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जो है अपना केस जो स्टडी कर रहा है प्रॉपर उसका नॉलेज हो, बेसिक्स क्लियर हो कि जो भी उसने किया है एनालिसिस वो प्रॉपर वे से कोर्ट में समझा पाए और उसमें किसी बहकावे में या किसी दबाव में या किसी लालच में उसका रिपोर्ट चेंज नहीं होना चाहिए। जो फैक्ट है, जो केस में मिल रहा है वही उसको रिपोर्ट करना चाहिए। वो उसके लिए भी अच्छा होता है और यस चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब हम प्रॉपर वे से जाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो हमें पूछा जाएगा हम बताएँगे और जी केस बाय केस ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं। सर, जी सर। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए। तो सर अब क्योंकि सर टाइम बहुत हो चुका है और वैसे तो बहुत और भी बहुत सारी बातें जानने का मन है, लेकिन समय की थोड़ी-सी पाबंदी है। तो सर हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को जाने से पहले कोई भी स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बिल्कुल, ऑडियंस कौन है अभी हमारे साथ? सर जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, देखिए सभी यूथ, दर्शकों सर को बेसिकली यूथ के लिए एक तरीके से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो 12th में है या पास आउट हो। हमारे यूथ से हमें बहुत उम्मीद है कि वो जो भारत का फॉरेंसिक साइंस है, न्यायालयिक विज्ञान है, उसमें और ग्रोथ करें और उसको एक ऊँचाई तक ले जाएँ कि हमारे पूरे भारत में जो है फॉरेंसिक साइंस का प्रॉपर एप्लीकेशन ही हो और जो फॉरेंसिक साइंस एक्सपीरियंस हैं उनको अच्छे जॉब मिले और जो है हमारा जो जुडिशरी सिस्टम, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है और फ़ास्ट हो और लोगों को जल्द से जल्द जो है न्याय मिले। जी सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर इतनी सारी बातें सबके साथ शेयर करने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मेरे लिए खुद के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा और सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप समय निकाल कर सरल भारत न्यूज़ के साथ जुड़े। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू निधि एंड थैंक यू सरल भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी यूँ ही बने रहिए सरल भारत न्यूज़ के साथ। हम आपसे मिलेंगे एक और नई स्टोरी, एक और नए थीम के साथ। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।